और उस प्रधानमंत्री के पास किसानों से बात करने का समय नहीं है जो न तोप की ताकत से, न तलवार की ताकत से, न खून बहा के और न पढ़ लिख के इस कुर्सी तक पहुंचा है तो देश के आम आदमी किसान मजदूर के वोट की दम पर वहां तक पहुंचे हैं। एक तो आम आदमी दे रहा है टैक्स, फैक्ट्री वाले कहाँ दे रहे हैं? अरे फैक्ट्री वाले अपने उत्पाद को बेचे ना, जनता के पास भेजे ना, उपभोक्ता उसको खरीदे ना, उसके बाद प्रोडक्शन पर अगर वो टैक्स देते हैं तब हम मानेंगे उद्योगपति टैक्स देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इन्फॉर्म टीवी और लगातार ये हमारी कोशिश रहती है कि सही खबर लोगों तक पहुंचे और किसानों का मुद्दा चरम पर अब से नहीं है, बहुत लंबे समय से है। तमाम किसानों ने अपनी जान गंवाई है। सरकार के द्वारा लाए गए उस बिल के विरोध में लगातार किसानों ने धरना दिया। कोरोना का समय निकलता गया लेकिन फिर भी ये लोग मैदान में डटे रहे। आज लखनऊ में तमाम नेता राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए निकले थे लेकिन किसी कारणवश पुलिस ने उनको आगे तक नहीं जाने दिया। हमारे साथ किसान यूनियन के नेता हैं, उनसे बात करेंगे और परिचय भी देंगे कि आखिर किस तरीके से आज का दिन रहा। सर, अपना परिचय देने के साथ साथ बताइए कि आज किस तरीके से सारी चीज़ें हुई। राकेश सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका और आपके चैनल का, जिन्होंने किसानों की बात को समाज में शासन प्रशासन पहुँचाने के लिए हमको समय दिया, बोलने का मौका दिया। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने जब मंदिर बंद थे, मस्जिद बंद थे, गुरुद्वारे बंद थे, ट्रेन बंद थी, विधानसभा बंद थी, लोकसभा बंद थी, गांव गली बंद थी, सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद थे, उस समय केंद्र सरकार ने उद्योगपतियों के दबाव में 3 कृषि कानून लाके देश के किसानों को बर्बाद करने की रणनीति बनाई थी। उन्हीं बिलों को वापस कराने के लिए 7 महीने से किसान दिल्ली की सड़कों पर लेटा हुआ है, जहां अभी तक 570 किसानों की शहादत हो चुकी है और जहां पर किसान लेटा हुआ है उससे मुश्किल से 500 मीटर की 700 मीटर की दूरी पर देश के प्रधानमंत्री जी का निवास स्थान है। आज तक 7 महीने में हमारी समझ में लोकतंत्र में पहली बार है कि 7 महीने से दिल्ली की सड़कों पर लाखों किसान लेटा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री के पास किसानों से बात करने का समय नहीं है। और उस प्रधानमंत्री के पास किसानों से बात करने का समय नहीं है जो न तोप की ताकत से, न तलवार की ताकत से, न खून बहा के और न पढ़ लिख के इस कुर्सी तक पहुंचा है तो देश के आम आदमी किसान मजदूर के वोट की दम पर वहां तक पहुंचे हैं। और उन्हीं देश के वोटरों की, मतदाताओं की, किसानों की बात सुनने का उनके पास समय नहीं। इससे बड़ा विडंबना, इससे बड़ा दुर्भाग्य देश के लोकतंत्र के लिए दूसरा नहीं हो सकता है। सरकार तो लगातार ये कहती है किसानों की आय दुगनी हो रही है, उनकी दशा और दिशा बदल रही है, देश विकास की ओर है, फिर किसानों को क्या ऐसा लग रहा है कि देश कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है? क्या है ऐसा सिर्फ किसानों को लग रहा है? बिल्कुल सही सरकार कह रही है कि देश के किसानों की आय दोगुनी हो रही है। जैसा कि आपको मालूम है, 4 सालों में, इधर 1.5 साल में डीजल का रेट आसमान छूता हुआ नजर आ रहा है। समथिंग 100 रुपये में डीजल पहुंच चुका है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, डीजल पे 10 रुपये बढ़ते थे, सिलेंडर पर 10 रुपये बढ़ते थे, तो राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी जी जैसे नेता लखनऊ की सड़कों पर सिलेंडर लेके धरना और प्रदर्शन करते थे कि डीजल का रेट बढ़ गया है। आज जब 100 रुपये में रेट हो गया है और उसके बाद गन्ना किसानों का 1 पैसा नहीं बढ़ा, गेहूं का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा, धान का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा, किसानों के द्वारा उपजाई गई किसी भी वस्तु का मूल्य नहीं बढ़ा। और पिछले साल और इस वर्ष जब लॉकडाउन हुआ तो लाखों देश के किसानों को, जो फूल की सब्जी खेती करने वाला किसान था, जब मंदिर बंद, मस्जिद बंद, गुरुद्वारा बंद, सहालक बंद, तो फूल की खेती को किसानों को जोतना पड़ गया था। अच्छा, एक बात ये बताइए
लगातार किसान इसका विरोध कर रहे हैं। क्रय केंद्र लगाए थे सरकार ने और ये उनका लक्ष्य था कि अधिक से अधिक किसानों का गेहूं खरीद कर उनके क्रय केंद्र में जमा हो। इस बार भी वही प्रक्रिया रही कि तो किसानों ने लोकल के केंद्रों पर कुछ ऐसा क्यों नहीं कहा, क्योंकि लगातार कुछ लोगों का तो गेहूं तोल दिया गया, लेकिन कुछ लोग लाइन में लगे रहे, कुछ लोगों का घर में रह गया, भीग गया। इस समय किसान कहाँ थे? ऐसा है कि इस समय गेहूं क्रय केंद्रों की स्थिति ये रही है कि जो सांसद विधायक का सोर्स जिनके पास था, जो बड़े किसान थे, जो एसडीएम डीएम से बात कर सकते थे, उनका तो गेहूं तौल लिया गया। छोटा किसान जो था वो जब सेंटर पर गया तो सेंटर इंचार्ज ने कहा आज बोरी नहीं है, आज ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था की वजह से मेरे पास डंपिंग की समस्या है। और भरे सीजन में 15 दिन के लिए इन्होंने वो साइड ही बंद कर दी जहां से रजिस्ट्रेशन गेहूं किसान कराता था गेहूं खरीदवाने के लिए। किसान को दर दर ठोकरें खानी पड़ी। आज किसान मुश्किल से 15% प्रदेश के किसानों का गेहूं क्रय केंद्रों पर खरीदा गया है। और बरसात जब आने लगी, किसी को बेटी की शादी करनी थी, किसी को लड़के की शादी करनी थी, अब की बार इस बार कोरोना में 90% आम आदमी के घरों तक कोरोना पहुंच गया। और जिसके घर में भी सामान्य बुखार जुकाम हो गया, डॉक्टर के वहाँ अगर वो गया तो कम से कम एक व्यक्ति की दवा इलाज में 50,000 रुपया खर्च हुआ। जब किसानों के पास पैसा नहीं था तो उनको औने पौने दामों पर व्यापारियों के हाथ अपना गेहूं बेचना पड़ा। व्यापारियों ने जो हजारों मीट्रिक टन गेहूं खरीदा है वो कहाँ गया, तो हमको सरकार बता दी। किसानों से न खरीद के क्रय केंद्र के इंचार्जों से व्यापारियों से सट्टा हो गया। और जो समर्थन मूल्य और बाजार रेट के बीच का अंतर था उसमें से आधा लिया क्रय केंद्र इंचार्ज ने, आधी मुनाफा मिली व्यापारी को और किसान को नहीं मिला। लेकिन बिचौलियों को जरूर फायदा हुआ। और भारतीय जनता पार्टी के चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे बूथ अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, सब मूक दर्शक बने बैठते रहे, किसान की दुर्दशा होती हुई देखते रहे। अभी मैं आपको बता रहा था, फूल की खेती करने वाले को किसान को फूल की खेती जोतनी पड़ गई। दूध का उत्पादन और दूध का व्यवसाय करने वाला किसान जब लॉकडाउन लगा था तो शहरों में उसका दूध नहीं बिक पाया, गांव में उसको औने पौने, यहाँ तक कि भैंसों को दूध उसने पिलाया था, बिक नहीं पाया था। सब्जी वाला किसान, व्यापार सब्जी की खेती करने वाला किसान सब्जी लेके सड़क पर आया, पुलिस डंडे भी मार रही है, पुलिस गालियां भी दे रही है, पुलिस ने सब्जियां दुकानों से उठा उठा कर फेंकी भी। लेकिन वो धन्य है वो देश का किसान, धन्य है वो अन्नदाता जिसने लाठियां खाने के बाद भी, गालियां खाने के बाद भी, चालान करवाने के बाद भी हर घर में सब्जी बेचने का काम किया। सब्जी का किसान, दूध का किसान, फूल का किसान बेमौत मर गया है। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगाया सरकार ने, देश में लॉकडाउन लगाया सरकार ने। और लॉकडाउन के समय जो जिन व्यापारियों की दुकानें बंद रही, उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे, तो उनकी बिजली माफ़ क्यों नहीं की जा रही है? जब सरकार ने लगाया लॉकडाउन, दुकानें खुली नहीं, दुकानों में बिजली का उपयोग नहीं हुआ, तो फिर बिजली का बिल कैसे आ रहा है? नेताजी, एक बात मैं और एक सवाल लास्ट करना चाहूँगा। आम जनता लगातार यही कहती है, किसान हो या किसी और वर्ग के लोग हों, कि महंगाई बढ़ी है। हालांकि समय बीतता गया तो महंगाई बढ़ती भी गई, लेकिन सरकार ये कहती है कि उद्योगपति जो होते हैं वो अधिक से अधिक देश के विकास के लिए टैक्स भरते हैं, जबकि किसान नहीं भरता है टैक्स। तो ऐसे में इन चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए? जनसंख्या दबाव भी है। देखिए, ये अगर कोई कहता है कि उद्योगपति टैक्स भरता है तो वो उससे बड़ा मूर्ख धरती पर कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि अगर माचिस बनाने वाले उद्योगपति ने टैक्स सरकार को दिया, बीड़ी बनाने वाले उद्योगपति ने, साबुन बनाने वाले उद्योगपति ने, गाड़ी बनाने वाले उद्योगपति ने टैक्स अगर सरकार को दिया, तो आखिरी का टैक्स दाता कौन है? उपभोक्ता ही है। तो टैक्स तो आम आदमी दे रहा है, टैक्स फैक्ट्री वाले कहाँ दे रहे हैं?
अरे फैक्ट्री वाले अपने उत्पाद को बेचे ना, जनता के पास भेजे ना, उपभोक्ता उसको खरीदे ना, उसके बाद प्रोडक्शन पर अगर वो टैक्स देते हैं तब हम मानेंगे उद्योगपति टैक्स देता है। और बात रही जनसंख्या नियंत्रण की, तो जनसंख्या नियंत्रण तो एक दबाव है, जनसंख्या बढ़ोतरी तो एक दबाव है, और जनसंख्या जिस स्थिति में बढ़ रही है ये भविष्य में घातक होगी। लेकिन भाजपा के, आरएसएस के, विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के भाषण आपने भी कहीं पर सुने होंगे, मैंने भी कहीं पर सुने हैं, और वो कहते हैं बच्चे पैदा करो, जनसंख्या बढ़ाओ। जब नेता, शीर्ष नेता कहेगा, और जब बात जनसंख्या की आती है तो जनसंख्या के लिए एक वर्ग विशेष को ही ये नेता कोसने का काम करते हैं। एक व्यक्ति से जनसंख्या नहीं बढ़ी है, एक संप्रदाय से जनसंख्या नहीं बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ी है हिंदुस्तान में रहने वाली समस्त जातियों के द्वारा जनसंख्या बढ़ी है। हम तो कहते हैं कानून बना दो, जिसके एक बच्चा होगा उसी को सरकारी नौकरी मिलेगी, जिसको 2 बच्चे होंगे उसी को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। लेकिन आज से, पहले से नहीं। अभी देश में सरकार यही कानून ला रही है कि जो भी 2 बच्चों से अधिक पैदा करेगा, योगी जी ने इसका ऐलान भी किया है और जल्द इसका अध्यादेश भी पारित हो सकता है कि जो 2 बच्चों से ज़्यादा अधिक पैदा करेगा उसको सारी सुविधा, सरकार की द्वारा जो सुविधाएं हैं उनमें से कुछ कटौती की जाएगी। आप इस बात से सहमत? भैया एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार, विधानसभा में, विधान परिषद में इनका बहुमत, राज्यसभा में इनका बहुमत, राष्ट्रपति इनका। अरे उत्तर प्रदेश में कानून क्यों लाने जा रहे हैं? कानून पूरे देश में आना चाहिए। जब पूरे देश की जनसंख्या नियंत्रित होगी तब देश बचेगा, वरना केवल उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने से देश नहीं बच पाएगा, देश खुशहाल नहीं हो पाएगा। जब राष्ट्रपति इनका है, प्रधानमंत्री इनका है, प्रदेश का राज्यपाल इनका है, प्रदेश की सरकार इनकी है, फिर किसान किस उम्मीदों पर राष्ट्रपति के या राज्यपाल को ज्ञापन सौंप रहे हैं? क्या उम्मीदें ये हो सकती हैं? केवल ये करने के लिए कि कल के लिए कोई भी ये न कहना पाए कि आप हमारे पास नहीं आए थे, आपने गुहार हमारे पास नहीं लगाई थी। हम हर फोरम पर किसान अपनी बात कह रहा है, एसडीएम, डीएम, कमिश्नर, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति सबसे बात कर रहा है, सबके पास अपनी शिकायत किसान दर्ज कर रहा है। और जब किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा तो आज किसान भटक रहा है, आज दिल्ली की सड़कों पर किसान पड़ा हुआ है, आज किसान की नहीं सुनी जा रही है। और 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले गांव में भाजपा के नेताओं का न हेलीकॉप्टर उतरने दिया जाएगा, न इनकी सभाएं होने दी जाएगी। पूरे उत्तर प्रदेश में इनकी सभाओं पर रोक लगा के इनको भगाने का काम किसानों के द्वारा किया जाएगा। ये मन बना चुके हैं उत्तर प्रदेश के किसान। तो ये थे हमारे साथ राकेश सिंह चौहान, किसान नेता हैं और पूरे प्रदेश को लीड कर रहे हैं। तो ऐसे में ये संभावना लगाई जा सकती है कि किसान जिस तरीके से आक्रोशित है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में मौजूदा सरकार, बीजेपी की सरकार को कहीं ना कहीं मात खानी पड़ सकती है। सत्येंद्र शर्मा, राइट इन्फॉर्म टीवी, लखनऊ।